नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। 6 फरवरी सन 2023 तुर्की में इस सदी का सबसे शक्तिशाली भूकंप आया तो मदद के लिए जो सबसे पहला हाथ आगे बढ़कर आया वह था भारत का। भारत ने C-17 विमान से वहां सहायता भेजी और इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन दोस्त। 22 अप्रैल सन 2025 मात्र 2 साल के बाद पहलगाम में धर्म पूछकर 26 सैलानियों की हत्या कर दी गई, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ा। तो उसी तुर्की ने खुलकर भारत के विरोधी, भारत के दुश्मन पाकिस्तान का समर्थन किया और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हमला करने के लिए ड्रोन्स और हथियार भेज दिए। यानी कि भारत ने जिसे दोस्त समझा उसी ने भारत के पीठ पर खंजर घोंप दिया। यानी कि यहां आज हम जो चर्चा करेंगे, हम यही चर्चा करेंगे कि क्या भारत ने जिसे दोस्त समझा उसी ने भारत को ठग दिया, वही पाकिस्तान के साथ खुलकर आ गया, और क्या इस समय भारत को फिर से तुर्की के साथ अपने संबंधों पर विचार करने की आवश्यकता है। आज इन्हीं सारे मुद्दों को विस्तार पूर्वक हम जानेंगे, इसलिए चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां कोई भी वीडियो जब आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत जो है उस वीडियो को देखें। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन हमने 360 डिग्री के डायमेंशंस में उन सारे मुद्दों को एक एक करके विश्लेषित किया है, सारे मुद्दों पर एक एक करके चर्चा की है जो आपके लिए, भारत के हर नागरिक को जानना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के सेशन की। और आज का जो टॉपिक यही है कि भारत के बायकॉट से क्या तुर्की सुधर जाएगा। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये मैप दिख रहा है और इस मैप में आप देख रहे हैं कि आपको ये तुर्की या तुर्की नजर आ रहा है, जिसकी राजधानी अंकारा है। तुर्की का एक बहुत बड़ा शहर है जिसको आपने बॉलीवुड के फिल्मों में देखा है, जिसका नाम इस्तांबुल है। तुर्की के दक्षिण में आपको एक देश नजर आ रहा है जिसका नाम साइप्रस है, जिसकी राजधानी निकोशिया है। साइप्रस का हम इसलिए उल्लेख कर रहे हैं क्योंकि जब हम तुर्की की बात करेंगे तो साइप्रस की बात करना जरूरी है। आप और भी ध्यान दीजिए तो आपको यहां सीरिया नजर आएगा, ये सीरिया जिसकी राजधानी एलेप्पो है। और अभी आपने देखा कि इस सीरिया के ऊपर ट्रंप ने जो एक, अगर हम बात करें तो जो एक सैंक्शन लगा था अमेरिका के द्वारा, इस सैंक्शन को जो है वो हटा दिया। तो इन्हीं सब चीजों को हम एक एक करके समझेंगे और इन्हीं सारी चीजों को एक एक करके जब हम समझेंगे तो हम समझेंगे कि ये टॉपिक हमारे लिए क्यों अति महत्वपूर्ण जो है इस समय वर्तमान में बनता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर है जो कि याद दिलाती है 2023 की, और ये तस्वीर ये भी दिलाती है याद कि भारत किस प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हर व्यक्ति को, हर देश को अपना दोस्त जो है वो समझता है। भारत 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ और भारत ने तुर्की के साथ सन 1948 में डिप्लोमेटिक रिश्ते की शुरुआत की और तुर्की की राजधानी अंकारा में अपना दूतावास खोजा। तुर्की की राजधानी अंकारा में दूतावास खोलने के बाद तुर्की को कपास, चाय और मसालों का एक्सपोर्ट करना शुरू किया और तुर्की के साथ भारत ने एक संधि की सन 1950 में, जिस संधि का नाम था मैत्री संधि। हाल में अगर हम बात करें दोस्तों तो हाल ही की एक चर्चा है जब भारत ने तुर्की को मदद की थी अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने में। ये नैनो सैटेलाइट है जिसका नाम है ITUP SAT-1, जिसे स्पेस में नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करना था, पृथ्वी का तस्वीर लेना था और डेटा इकट्ठा करना था, और भारत की मदद से टर्की ने इसे अंतरिक्ष में भेजा। 6 फरवरी सन 2023 आपके स्क्रीन पर यह तस्वीर जो है वो दिख रही है, जब तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता का भयानक भूकंप आया था और इस आपदा में 50,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। लगभग 1.5 लाख इमारतें ढह गई थी, जिसमें करीब 15 लाख लोग बेघर हो गए थे। भारत ने फौरन तुर्की को मदद के लिए हाथ बढ़ाया और नाम रखा ऑपरेशन दोस्त।
आपके स्क्रीन पर यह तस्वीर भी है, जब देख रहे हैं कि भारतीय सेना के मेडिकल कोर यहां इलाज करता हुआ नजर आ रहा है और तुर्की के लोग उस समय भारत को गले लगा रहे हैं। लेकिन आज वही तुर्की के लोग भारत के दुश्मन बने हुए हैं, यानी कि जिसने आपदा में साथ दिया उसी के खिलाफ ये लोग हो गए। एक्सटेंडिंग अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टू टर्की, ऑपरेशन दोस्त sent emergency relief materials and critical care equipments in earthquake hit Turkey. एनडीआरएफ के 50 और भारतीय सेना के 250 जवानों को भारत सरकार ने तुर्की भेजा और यह टीम जो है वो दिन रात मलबे में फंसे हुए लोगों को बचाने में लगे हुई थी। इंडियन एयरफोर्स के 7 विमान भेजे गए, जिसमें से 6 विमान C-17 थे, जिससे कि राहत सामग्री, और एक विमान C-130J सुपर हरकुलस विमान था, जिससे कि मेडिकल उपकरण जो है वो तुर्की भेजे गए थे। भारत ने 140 टन से ज्यादा राहत सामग्री जो है वो तुर्की को भेजा था। मरीजों के इलाज के लिए दवाइयां भेजी थी, सिरिंज पंप भेजा था, ईसीजी मशीन भेजा था, एक्सरे मशीन भेजा था, वेंटिलेटर भेजा था और सर्जरी का सामान भेजा था। इसके अलावा भारत ने जो है वो टर्की में कंबल, टेंट, कपड़े, बहुत सारे सामान जो है उस समय भेजे थे। ड्रिलिंग मशीनें, बचाव के उपकरण, बिजली के जनरेटर, खाने का सामान सब तुर्की को भेजा था। और भारत ने तुर्कियों में 30 बिस्तर वाला एक फील्ड हॉस्पिटल भी उस समय बनाया था, जिसमें क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट, सर्जन, डॉक्टर समेत 99 लोगों की टीम थी, जो अस्पताल में लगभग 4000 मरीजों का इलाज किए थे। लेकिन इतना सब होने के बाद तुर्की का झुकाव पाकिस्तान की तरफ क्यों बढ़ गया, और अभी आप देख रहे हैं, इस पर हम चर्चा भी करेंगे कि किस प्रकार से टर्की के इस रुख को देखकर भारत के व्यापारियों ने बायकॉट कर दिया है टर्किश प्रोडक्ट को। लेकिन फिर से वही प्रश्न कि इतना सब होने के बाद जो है वह क्यों टर्की का जो झुकाव है वह पाकिस्तान की तरफ बढ़ गया है। ठीक आपकी स्क्रीन पर ये उस समय की आपदा की तस्वीरें आ रही हैं, जिसमें लगभग 50,000 लोगों की मृत्यु जो है हो चुकी थी। 15 लाख लोग जो है वो बेघर हो गए हैं और भारत की सेना जो है वहां लोगों की सहायता कर रही थी। बात है सन 2003 की। तुर्की का प्रधानमंत्री बनने के बाद रिचप तैयब एर्दोगन अब तक पाकिस्तान की यात्रा जो है वो 10 बार से ज्यादा कर चुके हैं, जबकि भारत की यात्रा मात्र 2 बार किए हैं, वो भी G20 के अलावा। सन 2015 से 2019 की बात करें और फिर सन 2020 से लेकर 24 की बात करें तो तुर्कियों का पाकिस्तान को हथियार का जो निर्यात करना है उसमें अगर वृद्धि की बात करें तो लगभग 103% की वृद्धि हुई है। और तुर्कियों ने पाकिस्तान की नेवी को मॉडर्नाइज करने में भी बहुत ज्यादा मदद की है। पाकिस्तान टर्की रिलेशंस के बारे में बात करें तो टर्की जो है वो पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान को जो है वो न्यूक्लियर सप्लायर मेंबरशिप जो है बना दिया जाए। पाकिस्तान जो है इसने एक एम्बेसी अंकारा में खोला है। टर्की है सर एम्बेसी जो है टर्की ने एक इस्लामाबाद में खोला हुआ है। इसके अलावा इसके और सारे केंद्र जो है लाहौर, पेशावर, सियालकोट और फैसलाबाद में भी है। टर्की ने जो पाकिस्तान को सपोर्ट जो है वो कश्मीर के मुद्दे में भी किया है और दोनों नेशन जो है टेररिज्म पर मिलकर लड़ने का वकालत करते हैं। इसके अलावा टर्की जो है वो पाकिस्तान को हथियार भी जो है वो सप्लाई करता है। और हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि टर्की जो है वह पाकिस्तान के नौसेना को आधुनिक बनाने में भी बहुत ज्यादा मदद कर रहा है, नेवी के मॉडर्नाइजेशन पे भी बहुत ज्यादा काम कर रहा है और दोनों देशों ने नेवी में डिफेंस एक्सरसाइज भर मिलकर किया है। जबकि भारत और टर्की का कभी भी ऐसा कोई भी एक्सरसाइज आज तक नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कश्मीर के मुद्दे पर भी अगर हम देखें तो तुर्की जो है हमेशा अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का समर्थन करता है। जब सन 2019 में भारत ने कश्मीर से 370 हटाया था तो उस समय तुर्की ने जो है वह इसका विरोध किया था और इसके बाद लगातार तुर्की जो है वह यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो है वह कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान की तरफ से उठाता रहा। पहलगाम का जब आतंकी हमला हुआ था तो 6 मई और 7 मई की रात जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तो उस समय टर्की और टर्की के अलावा अजरबैजान जो है
वह पाकिस्तान के सपोर्ट में जो है वो खड़े थे। और यहां तक अगर हम बात करें तो तुर्की के राष्ट्रपति ने जो है वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को फोन किया था। और आप ये देख सकते हैं मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट करके इसके बारे में जानकारी भी दी थी कि स्पोक विथ माय डियर ब्रदर प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्डोगन एंड थैंक हिम फॉर द टर्की सॉलिडरिटी एंड सपोर्ट विथ पाकिस्तान एट दिस क्रिटिकल टाइम। यानी कि ये कह रहे हैं कि मैं हमलों में जान गंवाने वाले अपने भाइयों के लिए अल्लाह की रहम की दुआ करता हूं, ऐसा राष्ट्रपति एर्दोगन कह रहे हैं। और साथ में पाकिस्तान के भाईचारे के बारे में और देश के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहा है। इसके साथ अगर हम बात करें तो यहां यह भी बात की गई है कि टर्की जो है वह जैसे कि पाकिस्तान मांग कर रहा था कि पहलगाम हमले की अंतरराष्ट्रीय जांच की जाए, वैसे ही तुर्की भी जो है इस बात पर समर्थन कर रहा था। इसके अलावा 10 मई को जब सीज फायर हुआ तो शहबाज शरीफ ने एर्दोगन की मदद के लिए जो है वह शुक्रिया अदा भी किया। यह आपके स्क्रीन पर यह पोस्ट देखने को मिल रहा है। जवाब में एर्दोगन ने तुर्की और पाकिस्तान के भाईचारे के बारे में बात की और कहा कि जैसे तुर्की और पाकिस्तान का भाईचारा है, दुनिया में ऐसा भाईचारा बहुत कम देशों में जो है वो देखने को मिलता है और यह सच्ची दोस्ती के एक अच्छे उदाहरण। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तुर्की हमेशा ये बात कहता रहता है कि वो हर मौके पर जो है कितना भी अच्छा समय हो, कितना भी बुरा समय हो, वह सभी समय पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा और मित्र और भाई के रूप में वह हमेशा पाकिस्तान का साथ देगा। कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया है कि तुर्की पाकिस्तान को करीब 350 ड्रोन और उन्हें चलाने के लिए ऑपरेटर भी भेजा था, जिसको जो है जब भारत ने वहां हमला किया तो उनके तुर्की के 2 जो ऑपरेटर थे जो कि ड्रोन चलाने वाले थे वो भी मारे गए। 4 मई 2025 को नौसेना ने एक अपना युद्धपोत यानी कि तुर्की की नौसेना ने अपना एक युद्धपोत जिसका नाम है TCG बुयुकदा F512 इसको बेड़े के साथ पाकिस्तान के कराची एक जो है पोर्ट पर भी जो है ये तुर्की ने जो है वो भेजा था। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है, जो कि एक आधुनिक जो है आप देखेंगे आपका आधुनिक आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये आधुनिक जो नौसेना युद्धपोत जो है वो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी जो है वो तुर्की के द्वारा आया था, जिसमें कि पाकिस्तान को काफी सारे हथियार जो है वह तुर्की ने भेजा था। ठीक, अब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एक और तस्वीर दिख रही है टर्की TCG बकायदा वारसिप एराफ कराची एयरपोर्ट पर ही 4 मई को आया था और इसके माध्यम से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और तुर्की के फ्लैग भी आपको यहां देखने को मिल रहे हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे मौके हैं जब टर्की जो है वो बार बार ये दिखाता है कि उसका जो सबसे अच्छा दोस्त है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के साथ हर मौके पर हर सुख दुख के घड़ी पर जो है वो खड़ा रहेगा। अब जैसे ही पूरी की पूरी स्थिति हुई, भारत में जो है वो तुर्की को बायकाट करने की मांग जो है वो उठ गई है। सोशल मीडिया पर जो है वह बार बार लोग हैशटैग बायकाट तुर्की का जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं और भारत सरकार ने तुर्कियों के सरकारी मीडिया चैनल को भी जो है और उसके ट्विटर अकाउंट को भी जो है वो ब्लॉक कर दिया है और वैसे बाद में प्रतिबंध जो है वो हटा लिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत के कई सारे लोग सोशल मीडिया पर अपनी बात कह रहे हैं, जिसमें वो तुर्की और अजरबैजान को जो है बायकाट करने के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि भारत से जब लोग यहां यात्रा करने जाते हैं तो इन देशों को लगभग 4000 से 5000 करोड़ रुपए का जो है वो फायदा होता है, जो वहां की इंडस्ट्री, होटल, शादियां, उड़ाने, इन सब चीजों से है। तो अगर हम टर्की को बायकाट करेंगे तो ये इनका नुकसान होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेक माई ट्रिप ने जो है पोस्ट करके भी ये बताया है, बुकिंग फॉर टर्की अजरबैजान गो डाउन एमिड इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। ये भी बताया गया है कि टर्की और अजरबैजान का जो बुकिंग था वो कम हो चुका है। मेक माई ट्रिप ने यह भी बताया गया है कि ये बायकाट के कारण लगभग 250% जो है वो यात्रियों का कैंसिलेशन परसेंटेज जो है वो बढ़ गया है। इसके अलावा भारत के बहुत सारे व्यापारी जो हैं वो तुर्की से संगमरमर या तुर्की से जो सेव है उसका बहिष्कार कर रहे हैं। भारत में संगमरमर का जो हब है वो राजस्थान का उदयपुर है, जो वहां के व्यापारियों ने प्रतिबंध लगा दिया है कि अब हम तुर्की से कोई भी संगमरमर नहीं मंगाएंगे। 12 मई को अगर हम बात करें
तो भारत का जो जेएनयू है यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने जो है वो तुर्की के INONU यूनिवर्सिटी के साथ जो करार था, जो MOU था, इसको भी जो है वो रद्द कर दिया है, खत्म कर दिया है, जिसके बारे में जेएनयू ने अपने ऑफिशियल साइट पे जो है इसके बारे में जानकारी दी कि ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशन द MOU बिटवीन जेएनयू एंड द INONU यूनिवर्सिटी टर्की स्टैंड सस्पेंडेड अंटिल फर्दर नोटिस, यानी कि अगले जानकारी तक जो है यह खड़ा रहे, ये जो है वो निरस्त रहेगा। केंद्र सरकार ने 15 मई को तुर्कियों की कंपनी सेलेबी एविएशन की सुरक्षा मंजूरी को भी जो है वो रद्द कर दिया और दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु सहित प्रमुख भारतीय हवाई अड्डे पर हाई सिक्योरिटी जो ऑपरेशन संभालने वाली ये संस्था थी, इसको हटा दिया गया। अब आगे अगर हम बात करें तो क्या भारत के इन स्टेप से तुर्की के ऊपर कोई नुकसान पहुंचेगा या तुर्कियों को भारत से रिश्ते बिगड़ने का फिक्र क्यों नहीं है, एक सबसे बड़ा प्रश्न है। क्यों टर्की पाकिस्तान को हम सबसे ज्यादा जो है वो तरजीह दे रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? दोस्तों, भारत ने जब टर्की के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था तो उसे भारत से रिश्ते बिगड़ने का फिक्र बिल्कुल भी नहीं है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि आज जब ग्लोबलाइजेशन का समय है, व्यापार का जब समय है, ट्रेड का समय है, तो भारत और टर्की के बीच में अगर हम व्यापार की बात करें तो यह व्यापार बहुत कम है। भारत अपने कुल निर्यात का मात्र 1.5% जो है वो टर्की को करता है। आपके स्क्रीन पर ये डेटा भी आप देखें, इंडिया एक्सपोर्ट टू टर्की 5.21 बिलियन, इंडिया इंपोर्ट टू टर्की 2.84 बिलियन, ठीक है। और जो मेन जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इंडिया टर्की से मार्बल, सेव और लाइम और सीमेंट मंगाता है, और जो भेजता है वो भेजता है इंजीनियरिंग गुड्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स। बस इन्हीं 3 चीजों पे जो है 3+3 6 चीजों पर जो है वो व्यापार हमें देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं तो इनके बीच में व्यापार इतना ज्यादा कम है कि बहुत ज्यादा असर जो है वो नहीं पड़ने वाला है। इसलिए दोनों देश जो है वो एक दूसरे के बीच में अगर किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो फर्क ना पड़े, ऐसी बात कही जाती है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो तुर्की के 2 सपोर्टिंग जो देश थे, एक है रूस और दूसरा है चाइना। कल आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने कहा था कि भारत को पुनः विचार करने की आवश्यकता है कि क्या वह रूस के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा रहे, या जिस प्रकार की परिस्थिति आई है कि ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर रूस जो है तटस्थ है, तो भारत को भी अब नए रास्ते, नए दोस्त, नए मित्र तलाशने की आवश्यकता है। उसको रूस के ऊपर अपनी निर्भरता अब पूर्ण तरह से जो है नहीं रखनी चाहिए। इस पर हमने कल चर्चा किया था, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा होगा तो एक बार देख लीजिएगा, इसी चैनल पर है। कल का वीडियो आप सर्च करके पूरा देखिएगा और उस पर भी अपने विचार अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम कह रहे हैं कि तुर्की को क्यों नहीं डर है कि अगर भारत से उसका रिश्ता बिगड़ जाएगा तो क्या होगा। टर्की का जो दो सबसे अच्छा दोस्त है दोस्तों, वो है रूस और चीन, और दोनों के दोनों दोस्त इस समय सुपर पावर की स्थिति में है। टर्की के बहुत सारे जो एनर्जी की आवश्यकता है, जो ऊर्जा की जरूरत है, उसके लिए वो रूस के ऊपर निर्भर है। सन 2023 में तुर्की ने रूस से $11 बिलियन यानी कि 94,000 करोड़ रुपए का व्यापार किया था। 2019 में तुर्कियों ने जो है यानी कि टर्की ने जो है वो रूस से S-400 मिसाइल खरीदा था, लेकिन बाद में इसी टर्की को नाटो से जो है वो विरोध झेलना पड़ा। टर्की ने चीन के साथ अपने रिश्ते को मजबूत किया है। चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD ने सन 2024 में टर्की में अपना फैक्ट्री लगाया है और $1 बिलियन यानी कि करीब 8.5 हजार करोड़ का निवेश भी किया है, और धीरे धीरे ये बढ़ भी रहा है। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों तो बात आ जाती है धर्म की। तुर्की जो है उसका पूरा का पूरा फोकस जो है एक इस्लामिक देश के रूप में है, और भारत जो है वो हिंदू बहुल क्षेत्र है, और टर्की और पाकिस्तान दोनों इस्लामिक देश हैं। धार्मिक आधार पर जो है वो दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और भारत के बारे में बात करें तो भारत एक सेकुलर यानी कि पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में हिंदुओं की आबादी बहुतायत है, और टर्की इस्लामिक और इस्लामिक देश के कारण जो है पाकिस्तान के साथ उसकी झुकाव बहुत अच्छे हैं, संबंध जो है बहुत अच्छे हैं, और भारत इस कैटेगरी में नहीं आता। इसलिए भारत टर्की से और टर्की भारत से अपने संबंधों को बहुत ज्यादा परवाह नहीं करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर प्रश्न आता है कि अब भारत को क्या करना होगा कि टर्की को सबक सिखा सके। दोस्तों, टर्की को अगर भारत सबक सिखाना चाहता है तो टर्की के अंदर ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रख सकता है।
भारत को अपने कूटनीति रणनीति के माध्यम से टर्की के अंदर जो मानवाधिकार का हनन हो रहा है, जो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ विरोध चल रहा है, जो ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन जो हो रहा है, इस बात को यूनाइटेड नेशन के सामने रखना होगा। जैसे कि यूनाइटेड नेशन के सामने टर्की कश्मीर का मुद्दा रखता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, भारत को भी जो है वह यूनाइटेड नेशन के सामने टर्की में यानी कि तुर्की में जो मानवाधिकार का हनन हो रहा है उस पर बात करना होगा, जिससे तुर्की पर सीधा चोट पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने जब इस टॉपिक को स्टार्ट किया था तो हमने एक देश आपको दिखाया था जिसका नाम था साइप्रस। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों तो साइप्रस का मुद्दा जो टर्की के लिए सबसे कमजोरी का मुद्दा है, उसको जो है वह अंतरराष्ट्रीय पटल पर आना चाहिए, क्योंकि टर्की यानी कि तुर्की और साइप्रस के बीच का जो जंग है वह कई वर्ष पुराना है, जिसके बाद तुर्की जो है इसे खत्म नहीं कर पा रहा है। भारत इस मुद्दे के सहारे तुर्की को जो है वो सबक सिखा सकता है। और इसके अलावा भारत अर्मेनिया और इजराइल जो दो दोस्त हैं भारत के, इन दोनों देश का सहारा ले सकता है, क्योंकि अर्मेनिया और इजराइल जो है यह टर्की के दुश्मन हैं, तो इनका सहारा ले सकता है और टर्की को जो है वो चोट पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा बात करें तो टर्की से टूरिज्म को बायकाट अगर करता है तो सन 2019 से लेकर सन 2025 तक अगर हम बात करें तो भारत से 11 लाख भारतीय टूरिस्ट जो है वो टर्की घूमने गए थे और टर्की के जीडीपी में इनका 12% का योगदान था। वहां के 10% लोगों को रोजगार जो है वो इन्हीं के माध्यम से मिला था। हर साल करीब 3,000 करोड़ रुपए भारतीय टूरिस्ट जो है टर्की में जाकर अपना खर्च करते हैं। अगर भारतीय टूरिस्ट इसका बायकाट करेंगे तो टर्की को हर साल 3 से 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इसके अलावा भारत टर्की से पेट्रोलियम, केमिकल्स, कपड़े का जो एक्सपोर्ट करता है उसे बंद कर सकता है और वहां से जो चीजें ले रहा है उसको भी जो है वो बायकाट कर सकता है। और टर्कियों के इकोनॉमी पर अगर हम बात करें तो बहुत छोटा सा ही प्रहार होगा, लेकिन डेंट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो है वो टर्की का मुद्दा जो है उठा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच की अगर हम बात करें तो भारत ब्रिक्स पे, G20 पर, यूनाइटेड नेशन के मंचों पर जो है वह तुर्की के नीतियों पर सवाल उठा सकता है। जैसे सन 2024 में टर्की ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता था, लेकिन भारत ने इसका काफी विरोध किया। भारत ने इससे पहले मलेशिया जैसे देशों को भी कूटनीतिक दबाव देकर चुप कराया था, तो अब भारत यही कर सकता है जो भारत कर भी रहा है। और जब मैं आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक का न्यूज ये है कि भारत जो है वह विश्व के जो अच्छे देश है, मतलब जो डेवलप कंट्री है, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, यूके हो, फ्रांस हो, यूरोपियन यूनियन के और सारे कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया हैं, जापान है, इन सारे देशों में अपना एक संसदीय दल भेज रहा है, जो संसदीय दल वहां के सांसदों के साथ मिलकर और वहां के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अवगत कराएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार भारत टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है और उनके साथ की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर भारत कूटनीतिक रूप से जो है वो अपने आप को मजबूत करके तुर्की के ऊपर दबाव बना सकता है और यही एक रास्ता है जिससे कि भारत तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का एंटी इंडिया जो सुर है उस पर बैन लगवा सकता है, अब उस पर मुंह जो है वो बंद करा सकता है। आपके क्या विचार हैं? ये पूरा जो सेशन आपने इस चर्चा को सुना, इस चर्चा को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? क्या भारत का स्टेप सही है? भारत को और क्या करना चाहिए? ये कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताएं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया मेरे दोस्त तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।